गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन 1 ईंटे, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का भाग 1 करेंगे, पार्ट 1। बेटा, हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी। ये एक टीले के रूप में था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का उदय और विकास सिंधु घाटी के किनारे जो नदियां थी, सहायक नदियां, उसके आसपास से घिरे हुए प्रदेश में हुआ था। तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो बताया है 3000 ईस्वी पूर्व का उसका समय बताया है। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच का था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में हम सबसे पहले जो एक टॉपिक करेंगे वो है निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे और उनका रहन सहन, खान पान कैसा था, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। निर्वाह के तरीकों में सबसे पहला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो वहाँ जो है हड़प्पा में के स्थानों से जो है अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। उन अनाज के दानों में गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे के दाने मिले हैं गुजरात से, चावल के दाने मिले हैं। तो इन साक्ष्यों से पता चलता है कि वे इन जो अनाज के दानों का जो है वे प्रयोग करते थे। इन चीज़ों को खा के वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो दूसरा जो जीवन निर्वाह का तरीका था वो था जानवर और उनसे प्राप्त उत्पाद। तो हड़प्पा में जो है भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि की हड्डियां मिली हैं, मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं, पक्षियों की हड्डियां मिली हैं। ये सभी जो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर थे, ये सभी पालतू जानवर थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग इनको पालकर और इनसे प्राप्त उत्पादों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो जीव पुरातत्वविदों ने जो है वो जानवरों से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनका उल्लेख किया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वे पेड़ पौधों से और जानवरों से प्राप्त उत्पादों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। हड़प्पा सभ्यता में इन सब के साक्ष्य भी मिले हैं, अनाज के दाने भी मिले हैं, तो इन जानवरों की हड्डियां भी, अस्थियां भी मिली हैं, तो जिस बात का प्रमाण देती हैं। उसके बाद जो हम थर्ड टॉपिक आज करेंगे वो है कृषि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन उपायों का प्रयोग करते थे, क्या क्या तरीके अपनाते थे, उनमें जो है वहाँ कृषि के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के संकेत मिले हैं कि वहाँ के लोग कृषि करते थे। तो सबसे पहला जो है वो अनाज के दाने, जैसा कि पहले भी बताया, गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा और चावल के दाने मिले हैं। उसके बाद एक और प्रमाण क्या मिला है कृषि प्रौद्योगिकी का, क्या टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते थे कि खेतों की जुताई करने के लिए, खेतों को जोतने के लिए जो है बैलों का प्रयोग किया जाता था। बैल, तो वहाँ मिट्टी से बना हुआ एक वृषभ, एक पकी मिट्टी का एक बैल का प्रतिरूप, वृषभ का एक प्रतिरूप मीन्स एक मॉडल मिट्टी का मिला है। इससे पता लगता है कि वे लोग खेत की जुताई के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। उसके बाद जो है बनावली, जो हरियाणा में है, बनावली हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख स्थल है बनावली। वहाँ जो है मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। हल जो खेत जोतने के काम आता है, उस हल के मिट्टी के बने हुए प्रतिरूप या मॉडल भी खुदाई में मिले हैं। तो हल का भी प्रयोग किया जाता था जुताई में। उसके अलावा जो कालीबंगन, ये भी एक हड़प्पा का प्रमुख स्थल है। कालीबंगन ये जो है राजस्थान में है। यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। ये जुते हुए खेत कैसे थे? हल रेखाओं के, जो हल से खेत जुते हुए होते हैं उनमें जो है रेखाओं के जो है 2 समूह मिले हैं और वो एक दूसरे को ऐसे समानांतर में काटते थे। तो ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि शायद एक
समय में 2-2 फसलों का उत्पादन होता था। जो समानांतर हल समूह की जो समानांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई हल रेखाओं के समूह इस बात का प्रमाण है कि जो है एक साथ 2 फसलों का उत्पादन होता था। तो ये टेक्नोलॉजीज हैं बेटा। उसके अलावा अफगानिस्तान शोर्तघई जो एक स्थान है अफगानिस्तान में, वहाँ नहरों के अवशेष मिले हैं। नहरों के अवशेष इस बात का हमें पता लगता है कि इन्हीं नहरों से के पानी से जो है सिंचाई का खेतों में सिंचाई का काम होता रहा होगा। उसके अलावा जो है कई हड़प्पा स्थलों से कुएं मिले हैं। कुओं के पानी से भी जो है सिंचाई का काम होता था, सिंचाई के काम आते थे। उसके अलावा जो है धौलावीरा जो गुजरात में है, वहाँ जो है अनेक जलाशय मिले हैं। ये जलाशय भी जो हैं इसके पानी से सिंचाई का काम होता था, सिंचाई के काम में आता था इनका पानी कुओं का, जलाशयों का, नहरों से। तो इस प्रकार ये जो है टेक्नोलॉजीज थी, प्रौद्योगिकी की थी, जिनके द्वारा उन्होंने खेती की उपज को बढ़ाने का बहुत प्रयास किया कि बैलों का प्रयोग खेत की जुताई के लिए, हल का प्रयोग, और जो जुते हुए खेत थे उनमें हल रेखाओं के 2 समूह थे जिससे कि एक साथ 2 फसलों का उत्पादन किया जाता था। उसके बाद जो है अफगानिस्तान में और जो है हमें शोर्तघई में नहरों के अवशेष मिले हैं, कुएं मिले हैं। धौलावीरा गुजरात में हमें जलाशय मिले हैं जिनसे कि जो है सिंचाई का काम होता था। तो ये थी बेटा कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि की उपज को बढ़ाने के उपाय। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे पुरावस्तुओं की पहचान। इसमें हम करेंगे कि हड़प्पा का एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, जो इस समय पाकिस्तान में है। तो वहाँ जो है मोहनजोदड़ो में अवतल चक्कियाँ मिली हैं। अवतल चक्कियाँ बेटे क्या थी? पुरावस्तु थी। अवतल चक्कियाँ किस काम आती थी? अनाज को पीसने के काम आती थी। ये कठोर, कंकरीले, स्थूल बलुआ पत्थर की, अग्निज पत्थर बोलते हैं इसे, बलुआ पत्थर की बनी होती थी और ये अनाज पीसने के काम आती थी। इन अवतल चक्कियों का जो तल था, जैसे घड़े का तल होता है बेटा, उत्तल ऐसे उभरा हुआ, ऐसा इनका तल था। और इन अवतल चक्कियों को मिट्टी में गाड़ कर, जमा कर इन्हें रखा जाता था, जिससे कि अनाज पीसते समय ये अपने स्थान से हिले डोले ना, मिट्टी में जमा कर रखा जाता था। जैसे कि आम आपने भी देखा होगा कि जहाँ पर प्याऊ लगे होते हैं, घड़े रखे होते हैं, तो उनको मिट्टी में जमा कर रखा जाता है, जिससे कि उत्तल तल होने के कारण से वो इधर उधर हिले डुले ना। तो अवतल चक्कियों का तल भी जो है वो उत्तल था। अवतल चक्कियाँ 2 प्रकार की पाई गई हैं मोहनजोदड़ो में। एक तो ऐसी चक्कियाँ थी जो छोटी थी और एक बड़े पत्थर के ऊपर छोटे पत्थर को हिलाया, आगे पीछे हिलाया डुलाया जाता था, जैसे कि हमारे घरों में सिलबट्टा होता है, सिल और बट्टा होता है। और दूसरे प्रकार की जो चक्कियाँ थी वे जो मसाला है ना, मसाला कूटने, जड़ी बूटियों का को पीसने के लिए और मसाला तरी बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए काम में आता था, ग्रेवी बनाने के लिए काम में आता था सब्जियों की। तो वो जो है उसे श्रमिक लोग सालन पत्थर भी कहते थे। तो 2 प्रकार की अवतल चक्कियाँ मिली हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे वो है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, और मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला के बारे में भी हम करेंगे। मोहनजोदड़ो जो है ये 2 बस्तियों में विभाजित था बेटा। 2 बस्तियाँ, एक ऊंचाई पर स्थित थी बस्ती, उसे दुर्ग कहा जाता था, वो छोटी थी, और जो निचाई पर बसी हुई बस्ती थी उसे निचला शहर कहा जाता था। जो ऊंचाई पर बस्ती थी उसे दुर्ग कहा जाता था, और वो दुर्ग में जो है शासक और उसका परिवार और उच्च वर्ग के लोग वहाँ रहा करते थे। उस दुर्ग को चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। ये इसका भवन जो है वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ था, और दीवार से घेरने का एक उद्देश्य था कि इसको जो है आक्रमणों से, दुश्मनों के आक्रमण से इसे सुरक्षित रखना। तो और जो निचला शहर था वो उसको भी बेटा दीवार से घेरा गया था, और वो भी उसके कई भवन चबूतरे के ऊपर बने हुए थे। चबूतरा उसकी नींव होता था, उसके ऊपर बने हुए थे, और बड़ी प्लानिंग से, बड़े नियोजन से जो है वो निचले शहर के भवन भी घर लोगों के बने हुए थे। ऐसा लगता है कि पहले अच्छे से प्लानिंग की गई, नियोजन किया गया, उसके बाद जो है वो घर, भवन या आवास बनाए गए।
इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि भवनों में लगी हुई ईंटें जो हैं वे एक निश्चित अनुपात में थी। निश्चित अनुपात कैसे बेटा? कि एक समान थी, कि जो किसी ईंट की ऊंचाई थी, लंबाई थी, वो उसकी ऊंचाई का 4 गुना, और उसकी जो चौड़ाई थी ईंट की वो उसका ऊंचाई का 2 गुना होती थी। तो 4:2:1 के रेशियो में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी। बेटा सबके समझ में आ गया होगा कि जो लंबाई थी वो ऊंचाई का 4 गुना होती थी ईंट में, और जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई का 2 गुना होती थी। निश्चित अनुपात में ईंटें होती थी, और ये ईंटें धूप में सुखाकर या जो है भट्टी में उनको जो है पकाकर बनाया जाता था। तो इससे ईंटों के निश्चित अनुपात से पता लगता है कि कितने नियोजित ढंग से शहर की और उनके भवनों की, आवासों की जो है संरचना की गई। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो है नालों का निर्माण। हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली वहाँ की सबसे अनूठी प्रणाली थी। वहाँ के लोग बहुत ही स्वच्छता पसंद थे। इस बात का प्रमाण हम आगे देखेंगे कि जो नाले थे, नालियाँ थी, वे ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। गलियाँ और नालियाँ एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को ग्रिड पद्धति पर, समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर काटते थे। ग्रिड पद्धति का मतलब है बेटा कि समकोण पर काटना। गलियाँ और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। उसके अलावा ऐसा लगता है कि पहले गलियाँ और नालियाँ बनाई गई, उसके बाद आवास बनाए गए। घर की कम से कम एक दीवार गली और उसकी नाली से जुड़ी हुई थी, जिससे कि घरों का जो स्नान घर का और किचन का, रसोई घर का जो गंदा पानी है वो घर की नाली से होता हुआ जो है वो गली की नाली में जा सके और वहाँ से वो मुख्य नाले में जाकर मिल सके। अर्नेस्ट मैके जो एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने बताया कि जो मुख्य नाला था उसे गारे में जमाई गई, गारा में सीमेंट में जमाई गई, जो ईंटों से उसे जमाया गया था, बनी हुई थी वो नालियाँ। और जो है चूना पत्थर की पट्टिकाओं से नालों को, बड़ी बड़ी ईंटों से भी नाले को ढका गया था, चूना पट्टिकाओं से ढका गया था, जिससे समय पड़ने पर उन चूना पट्टिकाओं को हटाकर जो है नालियों की सफाई की जा सके। नालियों का जो फर्श था वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। उसके अलावा जहाँ लंबी लंबी नालियाँ थी, लंबे लंबे नाले थे, वहाँ कुछ अंतराल पर, कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर हौदियाँ बनी हुई थी, गड्ढे बने हुए थे, जिससे कि अगर गंदा पानी बहता हुआ जो है वो उस गर्त में गिर जाए, हौदियों में गिर जाए और उसमें जो मलबा नीचे इकट्ठा हो जाए, कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाए, उसकी जो है सफाई समय समय पर की जा सके, जिससे कि जो है नालियाँ एकदम स्वच्छ रहें। तो जल निकासी प्रणाली को देखकर बेटा हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे कितनी स्वच्छता पसंद थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसी का ही पार्ट है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र का ही एक पार्ट है। मोहनजोदड़ो गृह स्थापत्य कला, जो उसके घर बने थे वो कैसे थे। तो हम दोनों प्रकार के करेंगे, निचला शहर के भी और दुर्ग के भी। तो सबसे पहले हम करेंगे निचले शहर में मकान कैसे बने थे, आवास कैसे बने थे। पहला इसका पॉइंट है कि जो आवास थे उनमें क्या होता था, अंदर एंटर करते ही एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। उस आंगन में खाना बनाना, सूत काटना, बुनाई या और कोई भी काम जो महिलाएं करती थी वह आंगन में बैठकर करती थी, और उसके चारों ओर कमरे होते थे। उसके बाद वहाँ एक जो दरवाज़ा होता था, मेन एंट्रेंस होती थी, वो इस तरह बना हुआ था कि बाहर गली में जाने वाला जो कोई व्यक्ति है वो अगर अंदर देखना भी चाहे तो अंदर आंगन का अवलोकन नहीं कर पाता था, अंदर नहीं उसको दिखता था कि वहाँ पर कौन है। उसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर पर, भूतल पर जो कमरे थे उनमें खिड़कियाँ नहीं थी बेटा। खिड़कियाँ इसलिए नहीं थी कि वे लोग जो है एकांतता पसंद थे, उन्हें प्राइवेसी पसंद थी कि आने जाने वाला गली में कोई व्यक्ति जो है खिड़की के अंदर झांक ना सके, देख ना सके। तो जो है और उसके बाद जो वहाँ हमने देखा कि हर घर में स्नान घर जरूर होता था, और उस स्नान घर की जो नाली थी वो गली की नाली से
जुड़ी हुई थी, जिससे पानी वहाँ आराम से गली में जो कि नाली के थ्रू बाहर निकल सके। उसके बाद जो है हर स्नान घर का जो फर्श था, पहले भी बताया था, ईंटों का बना हुआ था और जो पानी है वो नाली के थ्रू जो है बाहर मुख्य नाले में मिल जाता था। उसके अलावा जो मकान थे उनमें फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, पहली मंजिल पर या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उसके अलावा हर घर में, हर आवास में एक कुआं जरूर होता था और ये कुआं एक ऐसे कक्ष में बना होता था कि जिससे कि अगर कोई मुसाफिर जा रहा है तो वो इजीली जो है वहाँ से पानी पीकर बाहर निकल सके। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो है वहाँ पर अवशेषों में 700 कुएँ, लगभग 700 कुएँ प्राप्त हुए हैं। तो ये थी बेटा इसकी गृह स्थापत्य कला में निचला शहर, जहाँ आम जनता रहती थी, साधारण जनता रहती थी, उनके मकान कैसे बने हुए थे। आंगन थे, चारों ओर कमरे थे, भूतल के कमरों में खिड़कियां नहीं थी, दरवाजे से अंदर आंगन का अवलोकन नहीं किया जा सकता था। हर घर में स्नान घर होता था और उस स्नान घर का जो फर्श था वो ईंटों का बना हुआ था। उसके अलावा जो है हर स्नान घर से जो बाहर नाली निकलती थी गली की नाली से जुड़ी हुई थी और भूतल से जो तल वाला जो कमरा था फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का, वहाँ से फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में या सीढ़ियों छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हर घर में तकरीबन एक कुआं होता था और उसके बाद 700 कुएँ हमें मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो ये इसकी गृह स्थापत्य कला के बारे में है बेटा। उसके बाद हम करेंगे, ये तो हमने निचला शहर के बारे में पढ़ा, अब हम करेंगे दुर्ग। दुर्ग में बेटा हमने क्या करना है कि दुर्ग में 2 संरचनाएं मिली हैं, एक तो माल गोदाम और एक जो है विशाल स्नानागार। तो जो माल गोदाम मिला है, माल गोदाम के नाम से ही पता लगता है, इसे अन्नागार भी बोलते थे। तो माल गोदाम में क्या काम, जो अनाज को जो है वहाँ रखा जाता था और जो इसमें जो है हमें साक्ष्य अभी मिला है माल गोदाम में, केवल जो इसका ईंटों का जो निचला हिस्सा था वो ईंटों का बना हुआ था, उसके साक्ष्य अभी भी वहाँ हैं। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा था वो लकड़ी का बना हुआ था और ये लकड़ी का जो हिस्सा था वो अब नष्ट हो चुका है। तो माल गोदाम में अनाज का गोदाम। उसके बाद दूसरी संरचना जो दुर्ग में मिली है वो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार बेटे जैसे आजकल के स्विमिंग पूल है उसकी तरह ही थे विशाल स्नानागार। ये एक आयताकार मीन्स रेक्टेंगुलर जलाशय था और इस जो है इसके चारों ओर एक गलियारा होता था। और उसके बाद क्या है कि इसमें नीचे जाने के लिए, जैसे स्विमिंग पूल में होती हैं सीढ़ियाँ, उत्तरी और दक्षिणी दिशा में नीचे तल में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसे जो है जिप्सम के गारे से जो है इसे चारों तरफ ईंटों को जमाकर इसे जलबद्ध किया गया था कि पानी जो है वो बाहर ना जा सके, लीक ना हो सके। उसके अलावा इसके जो है 3 और कक्ष बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। उनमें से एक बड़ा कमरा था जिसमें कि एक कुआं भी था। उसके अलावा जो है एक उत्तरी दिशा में एक छोटी संरचना थी जिसमें कि जो है 8 छोटे स्नान घर भी बने हुए थे। और ऐसा मान्यता है पुरातत्वविदों की कि जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए जो है इस विशाल स्नानागार का प्रयोग किया जाता रहा होगा। जैसे कि हम गंगा दशहरा होता है या मकर संक्रांति होती है, हम जो है हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं गंगा स्नान के लिए, ऐसे ही अनुष्ठानिक स्नान के लिए यहाँ लोग आते रहे होंगे, विशाल स्नानागार का उपयोग करते रहे होंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है आज का वो है सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए जो पुरातत्वविद हैं वो 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। तो पहली विधि है शवाधानों का अध्ययन और दूसरी विधि है पुरावस्तुओं का अध्ययन। इन दोनों विधियों को हम एक एक करके ले लेते हैं। शवाधानों का अध्ययन बेटे जो गर्त थी जहाँ पर शवों को दफनाया जाता था, उन गर्तों की कई गर्त ऐसी मिली हैं जिनमें कि ईंटों की चिनाई की गई है। तो इससे पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि जिन गर्तों की, जिन शवाधानों की जो चिनाई है वो ईंटों द्वारा की गई है, ईंटों से की गई है, जरूर ये किसी अमीर धनी व्यक्ति की, शासक वर्ग की, उच्च वर्ग के व्यक्ति की रही होंगी। और जो सामान्य गर्त थी बिना ईंटों की चिनाई की वो किसी साधारण जनता के, किसी मनुष्य की, स्त्री पुरुष की रही होंगी।
तो इस प्रकार जो है शवाधानों के अध्ययन से हम अमीर, गरीब, धनी, निर्धन, शासक वर्ग, इसका हम सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते हैं। दूसरा, शवाधानों से मृत भांड, मिट्टी के जो बर्तन, आभूषण आदि भी प्राप्त हुए हैं। तो इनसे पता लगता है कि उनकी मान्यता थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कि मृत्यु के बाद भी आभूषण या बर्तन, तांबे का दर्पण भी मिला है, सुइयाँ, झावें, कंगियाँ, ऐसी चीज़ें की जो दैनिक जीवन की प्रयोग की वस्तुएं, ये भी शवाधानों के साथ मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की ये मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी इन दैनिक जीवन की वस्तुओं की जो है ज़रूरत पड़ती रही होगी मृत्यु के बाद भी। तो जो आभूषण हैं वो पुरुष और स्त्रियां दोनों के ही शवों के, शवाधानों के साथ मिली हैं। तो इससे लगता है कि अनुमान लगाया जाता है कि पुरुष भी और स्त्रियां दोनों ही आभूषण पहनते रहे होंगे। इसके अलावा उन शवाधानों के साथ तांबे के दर्पण भी मिले हैं। तो बेटा, तो पहली विधि हमने पढ़ी कि सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन, यानी कि मनुष्यों की जो भी शवाधान थे, उनके जो मनुष्य थे लोगों की कैसी जो है आर्थिक स्थिति रही होगी, कैसी उनकी सामाजिक स्थिति रही होगी। तो बेटा ये क्लियर हो गया होगा कि ईंटों की चिनाई अगर किसी गर्त में हुई है तो वो किसी उच्च वर्ग की, अमीर धनी व्यक्ति की रही होगी, है ना। और मृत भांड, आभूषण मिले हैं पुरुष महिलाओं के, दोनों के शवों के साथ, शवाधानों के साथ आभूषण भी मिले हैं। उसके बाद जो सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए जो हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं वो है पुरावस्तुओं का अध्ययन। पुरावस्तुओं का अध्ययन में भी दो प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, एक तो उपयोगी वस्तुएं और दूसरी विलासी वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। तो उपयोगी वस्तुएं तो जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं थी, सुइयाँ, झावें, कंगियाँ, दर्पण, बर्तन, मृत भांड, है ना, और आभूषण, हल्के आभूषण जो थे, धातुओं के आभूषण, वो मिले हैं। तो ये तो हड़प्पा सभ्यता में जो उनके शहर थे तो ये इधर उधर जो है पाए गए हैं, बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। लेकिन जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो बहुत कम पाई गई हैं। विलासिता की वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं थी? पहली थी फ्यांस। फ्यांस एक छोटा पात्र बर्तन होता था बेटा, और ये जो है रेत, घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ को जो है पका कर बनाया जाता था। इसको बनाने की क्रिया जो है बहुत ही जटिल थी, इसीलिए इसे महंगी वस्तु में गिना जाता था। तो जिन शवाधानों के साथ फ्यांस मिला है या सोने के आभूषण मिले हैं तो वो जो है पता लगता है किसी धनी व्यक्ति की, किसी उच्च वर्ग या शासक वर्ग की का शवाधान या शव या गर्त रही होगी। तो ये दो विधियां हमने करी, शवाधानों का अध्ययन और पुरावस्तुओं में विलासिता की वस्तुओं की खोज। इन दो विधियों से जो है पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं। तो इससे एक तो ये निष्कर्ष निकलता है कि शवाधानों के अध्ययन से कि वो व्यक्ति धनी रहा होगा या निर्धन रहा होगा, उनका रहन सहन, उनका खान पान कैसा था, उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, जो है इन बातों का हम इनसे पता लगाते हैं। तो बेटा आज हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसके किए हैं, सबसे पहले तो हमने इसका जो है काल निर्धारण किया हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके, वो किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे, जीवन यापन करते थे, उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमने किया कृषि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा कि किन तरीकों से वे अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। उसके बाद हमने अवतल चक्कियों के बारे में पढ़ा कि अवतल चक्कियाँ किस पदार्थ की बनती हैं और किस उपयोग में आती थी। उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा कि एक वेल प्लान्ड जो है वो शहरी केंद्र था और उसकी गृह स्थापत्य कला में हमने निचले शहर के भवन किस प्रकार बनते थे और दुर्ग की जो दो संरचनाएं थी, मेन माल गोदाम और विशाल स्नानागार के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने और पढ़ा वो है हड़प्पा की जो है अनूठी जो विशेषता थी जल निकासी प्रणाली, उसके बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। और जो एक लास्ट टॉपिक हमने कवर किया वो था कि हड़प्पा निवासी अपने जो है सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करते थे। तो अब हम करेंगे असाइनमेंट आज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोटबुक में करेंगे कि जल निकासी प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का जो है वो वर्णन कीजिए, उसकी विशेषताएं बताइए। तो आपने सब बताना है, ग्रिड पद्धतियों पर आधारित थी, वेल प्लान्ड थी,
घर की एक दीवार जो है वो गली की जो दीवार से जो नाली से जुड़ी हुई थी, है ना, चूना पट्टिकाओं से ढकी हुई थी, वे बड़े स्वच्छता पसंद थे, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला में आपने जो है निचले शहर के भवनों के बारे में भी और दुर्ग और माल गोदाम के बारे की संरचना के बारे में भी लिखना है। उसके बाद कृषि की उपज बढ़ाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने क्या क्या उपाय किए, सिंपली भी आ सकते हैं कि वहाँ की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में लिखे। तो आपने ये सभी जो है बैल और हल का जुते हुए खेत 2 समूहों में, तो इन सब के बारे में आपने वर्णन करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता कैसे लगाते थे। तो उसमें आपने दोनों इसके जो है विधियां लिखनी है, एक तो समाधानों का अध्ययन और दूसरा पुरावस्तुओं के अध्ययन में विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो बच्चे आज का टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। और जो है प्रोजेक्ट एक बच्चों का एक ग्रुप जो है इस टॉपिक पर हड़प्पा सभ्यता पर प्रोजेक्ट बना रहा है, वे आज के सभी टॉपिक्स को अपने प्रोजेक्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। और आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में भी और पर्सनली भी मुझे मैसेज करके या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।